हेलो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉस्टिक सोडा क्या होता है और कॉस्टिक सोडा की हम लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो जो आपका कॉस्टिक सोडा है, कॉस्टिक सोडा के अगर केमिकल नेम के बारे में बात करो तो कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम होता है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोगों ने पढ़ा है इसका फार्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर केमिकल फार्मूला के बारे में बात करेंगे क्या होता है? NaOH ना। तो जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसी को हम लोग कॉस्टिक सोडा कहते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है? NaOH ना। अगर कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के नेचर के बारे में बात करें, उसका नेचर क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक तरीके का स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है इसका नेचर? कैसा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है क्या होता है? आपका स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या करेगा? अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या करेगा? ये आपके रेड कलर के लिटमस पेपर को किस में बदल देगा? ब्लू में। तो रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देगा। अगर रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में बदलेगा तो क्या होगा? ये है आपका एक तरीके का बेस की तरह काम करेगा। हाँ, तो कुछ बातें ये है जो आप कॉस्टिक सोडा से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए बातें? पहला चीज़, कॉस्टिक सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है NaOH। और उसका नेचर कैसा होता है? एक तरीके का बेस होता है। अगर बेस होगा तो क्या करेगा? रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब आइए ये जान लेते हैं कि जो आपका कॉस्टिक सोडा होता है उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन किससे होती है? एक होता है बाई ब्राइन सॉल्यूशन। इससे बाई ब्राइन सॉल्यूशन, यानी कि जो हम लोग का ब्राइन सॉल्यूशन होता है, ब्राइन सॉल्यूशन की मदद से हम क्या करते हैं? कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है ना। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन क्या है समझ लीजिए। ब्राइन सॉल्यूशन का आप देख सकते हैं क्या होता है? कंसनट्रेटेड, क्या होता है? कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। क्या होता है? जो आपका ब्राइन सॉल्यूशन होता है क्या होता है? कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। यानी कि आप क्या करिए? NaCl यानी वाटर लीजिए, वाटर में NaCl को आप बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में उसको डिज़ोल्व कर दीजिए ना। तो बेसिकली जो आपका ब्राइन सॉल्यूशन होता है वो नमक और पानी का सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन होता है ना। तो सॉल्ट और वाटर का दो तरीके से सॉल्यूशन बना सकते हैं, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ना। तो जब आप क्या करेंगे? गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर सॉल्ट को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ब्राइन सॉल्यूशन ना। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। यानी कि वाटर में जब NaCl बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व करके इसका जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन ना। अब सवाल ये उठता है कि ब्राइन सॉल्यूशन की मदद से कॉस्टिक सोडा बनेगा कैसे ना। तो देखो होता क्या है? होता क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन में जब हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। तो समझो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? NaCl और वाटर का क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो ब्राइन सॉल्यूशन में हम लोग क्या लेंगे? NaCl लेंगे और क्या लेंगे? वाटर। NaCl और वाटर इन दोनों का जो मिक्सचर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तो ब्राइन सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? ब्राइन सॉल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ब्राइन सॉल्यूशन में क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ब्राइन सॉल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब होता क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होता है? ये दोनों लोग आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे? रिएक्शन करने के बाद बनाते हैं क्या? NaOH बनाते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं? NaOH यानी कि कॉस्टिक सोडा ना। कॉस्टिक सोडा के अलावा भी ये लोग बनाते हैं क्या? बनाते हैं क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो याद रखिएगा, जब हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, पास करने के बाद हमारा कॉस्टिक सोडा बनता है, क्लोरीन गैस बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है ना। अब देखिए, किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस ना। तो यानी कि बेसिकली जो कॉस्टिक सोडा होता है, ये जो आपका कॉस्टिक सोडा हम लोगों ने बनाया हुआ है, कैसे बना है? हम लोगों ने ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करा है। मतलब ब्राइन सॉल्यूशन में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो क्या बनता है? कॉस्टिक सोडा बनता है ना। इस रिएक्शन में खास बात क्या समझिए? इस रिएक्शन में खास बात ये है कि जब हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो जो आपका NaOH यानी कॉस्टिक सोडा होता है ये क्या होता है? ये आपका सॉल्यूशन में ही रह जाता है। कहाँ रह जाता है? सॉल्यूशन में। लेकिन जो आपका क्लोरीन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है? ये इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। क्लोरीन जो होता है वो एनोड वाले इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो कैथोड के इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो आपके इसी साल का जो सैम्पल पेपर आया है CBSE 2025 में, उसे पूछा गया है कि क्लोरीन की NaCl और वाटर इनमें जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो जो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है और कहाँ पे वो जाकर डिपॉजिट होते हैं। तो याद रखिएगा, जब ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो कॉस्टिक सोडा जो बनता है वो कहाँ रह जाता है? सॉल्यूशन में। और आपका क्लोरीन गैस एनोड पर इकट्ठा होता है, हाइड्रोजन इकट्ठा होता है, कैथोड पर जाके डिपॉजिट हो जाता है ना। अब ये सवाल उठता है ये रिएक्शन हुआ कैसे? ठीक है, रिएक्शन
की प्रोसेस के बारे में इस वीडियो को हम लोग लास्ट में जानेंगे, क्योंकि इसका जो रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो सब कुछ पढ़ने के बाद उसको हम लोग लास्ट में अच्छे से पढ़ेंगे कि ये सॉल्यूशन की रिएक्शन हुआ कैसे ना। अब देखो, अब एनसीईआरटी में लाइन लिखा है कि ये जो आपका प्रोसेस है, यानी कि कास्टिक सोडा बनाने के जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? हम लोग बोलते हैं क्या? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोला जाता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस ना। तो आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर का सवाल आता है। क्या होता है? सवाल आता है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है ना। क्लोर अल्कली प्रोसेस होता है क्या? देखो नाम में ही आंसर है। क्या? देखो यहाँ पे लिखा है क्लोर। क्लोर का मतलब क्या होता है? क्लोरीन। यहाँ पे क्या बना है? क्लोरीन ना। तो क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन और अल्कली का मतलब होता है बेस। अल्कली का मतलब क्या होता है? बेस। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? यह बेस है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे एक तरीके से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या है आपका? अल्कली। अल्कली क्या होता है? कोई भी ऐसा बेस जो वाटर में क्या होता है? सॉल्यूबल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली ना। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें क्लोरीन और अल्कली का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलेंगे क्लोर अल्कली प्रोसेस ना। इसी को मैं डिफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया व्हाट इज़ क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो आप लोग कैसे डिफिनेशन लिखेंगे? तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो देखिए क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है समझिए। क्या लिखा है कि द प्रोसेस इन विच क्लोरीन एंड अल्कली इज फॉर्म आर कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोला जाए? क्लोर अल्कली प्रोसेस। कह रहा है कि ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें क्लोरीन और अल्कली का फॉर्मेशन होता है उससे हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो यही आपके एक सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था ना। और भी इसके अलावा क्या पूछा गया था? और भी पूछा गया था कि जो क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनता है, यानी कि जब हम लोग ब्रायन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, ये जो प्रोडक्ट बना है कास्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, इनके क्या क्या यूजेस है ना। तो आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का क्या क्या यूज़ है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि इन तीनों का कोई एक यूज़ बताइए ना। तो आइए देखते हैं कि क्लोरीन, हाइड्रोजन और कास्टिक सोडा के कितने सारे यूजेस हैं। सबको एक करके बारी बारी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका कास्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोजन जो होते हैं उसके क्या क्या यूजेस हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के कौन कौन से यूजेस दिए गए हैं ना। तो देखिए आपके एनसीईआरटी में ना, आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में हाइड्रोजन, क्लोरीन और कास्टिक सोडा तीनों के यूजेस दिए गए हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरीन के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें देखिएगा, उसमें लिखा है कि क्लोरीन का जो यूज़ होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है? क्लोरीन यूज़ एज वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल और एज एन डिसइंफेक्टेंट ना। इन सब चीज़ों में क्लोरीन का यूज़ होता है। अब होता है क्या समझो, देखो वाटर ट्रीटमेंट या फिर स्विमिंग पूल या फिर डिसइंफेक्टेंट, तीनों का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है? एक ही होता है। यानी कि क्लोरीन का यूज़ कहाँ पे होता है? क्लोरीन का यूज़ होता है वाटर में जो जर्म्स होते हैं, उस जर्म्स को क्या करता है? क्लीन करने के लिए, किल करने के लिए काम देता है। होता है क्या समझो, जब आप लोग देखो होंगे जो आपका वाटर जब फ़िल्टर हो जाता है ना, जो टैंक में से हमारे घरों में पानी आता है, वो जब टैंक फ़िल्टर होता है तो उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। तो क्या करते हैं, टैंक जब वाटर फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर होने के बाद जो उसमें जर्म्स रह जाते हैं, तो क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन को ऐड करने से वो जर्म्स क्या होता है? डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी क्या हो जाता है? बिल्कुल सेफ़ हो जाता है पीने के लिए ना। तो जो आपका क्लोरीन होता है वो कहीं ना कहीं वाटर में प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करने के लिए काम देता है ना। तो वही लिखा है कि जो क्लोरीन होता है उसको वाटर को ट्रीट करने के लिए, यानी वाटर को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और स्विमिंग पूल में जब देखते हैं, स्विमिंग पूल में जब लोग नहा के निकलते हैं तो स्विमिंग पूल क्या हो जाता है? बिल्कुल गंदा हो जाता है ना। हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्विमिंग पूल में कहीं ना कहीं जाके कलेक्ट हो जाते हैं। तो स्विमिंग पूल को साफ़ करने के लिए, उसके बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम क्या करते हैं? स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस को मिलाया जाता है। और क्या लिखा है? डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब वही होता है कि जर्म्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। तो होता क्या समझो, जब हम लोग क्लोरीन को वाटर में मिलाते हैं ना, जब हम लोग क्लोरीन को किसमें मिलाते हैं? वाटर में। क्लोरीन को जब हम लोग वाटर में मिलाते हैं तो क्या बनता है? क्लोरीन को जब हम लोग वाटर में मिलाते हैं तो क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है HClO। इससे क्या बोला जाता है? HClO को बोला जाता है हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोला जाता है? हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। और यही जो एसिड होता है, ये एसिड होता है, ये क्या करता है? ये किल बैक्टीरिया, जो वाटर में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उसी को क्या करता है? किल करता है। तो क्लोरीन का जो यूज़ होता है वो जनरली क्या होता है? वाटर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? किल करने में इस्तेमाल होता है ना। तो वही चीज़ लिखा गया है। तो कैसे किल करता है? क्लोरीन को जैसे ही हम लोग वाटर में ऐड करते हैं, वाटर से रिएक्शन करके बनाता है हाइपोक्लोरस एसिड, जो क्या करता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है ना। तो अब देखिए आपकी किताब में अगला का यूज़ लिखा है, आपकी किताब में अगला यूज़ लिखा हुआ है। तो आपके बुक में अगला एग्जांपल दिया है क्लोरीन का, कहाँ पे इस्तेमाल होता है? क्लोरीन इज़ यूज टू प्रिपरेशन ऑफ CFCs, PVC एंड पेस्टिसाइड। जो क्लोरीन जो होता है वो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, PVC मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पेस्टिसाइड बनाने में इस्तेमाल होता है ना। अब आइए देखते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है।
पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, पेस्टिसाइड क्या होता है ना। तो हालांकि आपकी किताब में इसने दिया है क्लोरीन का यूज़ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में, पेस्टिसाइड बनाने में ना, लेकिन जो ये केमिकल होते हैं इनका यूज़ कहाँ पे है ना। तो देखो जो आपका CFC होता है, CFC का फुल फॉर्म लिखोगे क्या हो जाएगा, CFC का फुल फॉर्म लिखोगे हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है, ठीक है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है क्या है समझो, देखो नाम में ही आंसर है। क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसा कोई कंपाउंड जो किससे मिलके बना हो, क्लोरीन से मिलके बना हो, और क्लोरो मतलब क्लोरीन, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन, और कार्बन मतलब C। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो आपका किससे मिलके बना हो, क्लोरीन से मिलके बना हो, फ्लोरीन से मिलके बना हो और कार्बन से मिलके बना हो, उसे हम बोलेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है वो क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है वो है CCl2F2 ना। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोमीथेन। CCl2F2 को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोमीथेन बोला जाता है। या फिर इसका एक और नाम है, इसको बोला जाता है फ्रियोन 12। क्या बोला जाता है, फ्रियोन 12 भी बोला जाता है ना। तो ये जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो कहीं ना कहीं आपके किससे, क्लोरीन से मिलके बना होता है। क्योंकि देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में देखोगे CCl2F2, तो इस फार्मूले में क्या है Cl2 ना। तो Cl2 आया कहाँ से, Cl2 आया वहीं से, क्लोरीन का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो वो लोग CCl2F2 का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोमीथेन यानी कि फ्रियोन 12 कहते हैं ना। अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है आपके ने इस छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा ना, कि जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो क्या करता है, जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है ना, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में जो लेयर प्रेजेंट होता है ओजोन का, वो क्या करेगा, उसको डिप्लेट करता है। डिप्लेट का मतलब क्या होता है, उसको दिन ब दिन क्या कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब देखो जो ओजोन लेयर होता है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, उसका काम क्या होता है, ओजोन लेयर का काम होता है कि जो भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे अर्थ पर आता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि ओजोन लेयर का काम होता है कि जो हमारे अर्थ पर UV रेडिएशन आ रहे हैं जो कि हार्मफुल होता है हमारे लिए, वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर देता है, उसको आने से रोकता है ना। लेकिन क्या करता है, जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो कहीं ना कहीं जाके ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, धीरे धीरे वीक कर रहा है ना। तो अगर ऐसा हो गया, ओजोन लेयर कहीं ना कहीं से अगर कमज़ोर पड़ गया तो क्या होता है, UV रेडिएशन हमारे अर्थ पर आने लगेंगी। UV रेडिएशन अगर हमारे स्किन पर पड़ने लगी तो क्या होगा, हमारा स्किन क्या होगा, स्किन कैंसर होने का चांस होता है ना। इसके अलावा अगर हमारी आंखों में पड़े तो हमें देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो UV रेडिएशन का कहीं ना कहीं बहुत ही बैड इफेक्ट है हमारे अर्थ पर भी। होता क्या है, UV रेडिएशन की वजह से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, यानी कि वो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है अगर UV रेडिएशन हमारे अर्थ पर आने लगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ओजोन लेयर है वो क्या कर रहा है, ओजोन लेयर जो होता है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, अर्थ पे आने नहीं देता। तो इसीलिए कहते हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो कहीं ना कहीं हमारे अर्थ, हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, डेंजरस है ना। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कहाँ से निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरली दो ही चीज़ से निकलता है। पहला तो निकलता है आपका रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज से, दूसरा निकलता है एयर कंडीशनर यानी कि AC से। यही दो मेन सोर्स है जहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, बन के इकट्ठा होता है, और ये जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर पे जाता है तो ओजोन लेयर क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है ना। ये तो था पूरे के बारे में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में ना। अब आइए देख लेते हैं PVC क्या होता है। देखो PVC को बोला जाता है क्या, PVC को बोला जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड ना। PVC क्या बोलते हैं, P मतलब होता है पॉली, V मतलब होता है विनाइल, क्या बोला जाता है, पॉलीविनाइल, और C का मतलब होता है क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका नाम होता है ना। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड का फार्मूले के बारे में बात करेंगे तो इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है। फार्मूला होता है CCl सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड होल का N ना। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, ये फार्मूला है किसका है, ये आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड का फार्मूला है, जो कि आप लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो जो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है ये एक तरीके का क्या होता है, पॉलीमर होता है। ये क्या होता है, एक तरीके का पॉलीमर। किसका पॉलीमर होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर होता है। आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा क्या होता है, पॉलीमर जो होता है वो हमारे मतलब डेली लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सामान बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पॉलीमर जो नेचुरली होता है वो एक तरीके से कह सकते हैं वो प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है ना। तो जो PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ये जो कंपाउंड होता है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्लास्टिक की बनी हुई सामान को बनाने में इस्तेमाल होता है। जैसे कि क्या क्या चीज़ें हैं, आपने देखा होगा कि जो मार्केट में प्लास्टिक के खिलौने आते हैं ना, मेले में मार्केट में या कह लीजिए मेले में जो प्लास्टिक के खिलौने आते हैं वो किसका बना होता है, इसी का बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। इसके अलावा ये चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, घरों में देखे होंगे प्लास्टिक की पाइप लगी होती है ना। घरों में जब प्लास्टिक की पाइप लगी होती है वो भी पाइप कभी गौर से देखिएगा, उस पाइप पर लिखा होगा PVC का मतलब ही होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड कहीं ना कहीं आपका
प्लास्टिक की पाइप बनाने में इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा जो वायर होता है ना, जो आपका वायर होता है, वायर के ऊपर देखेंगे रबर का कवर लगा होता है ना, तो वायर जो होता है वो आपके रबर के कवर से इंसुलेटेड होता है। तो जो वायर के ऊपर वाला हिस्सा होता है रबर का, उसी को बोलते हैं क्या, वो भी आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी से बनाया जाता है। तो इसका भी कहीं ना कहीं यूज़ होता है ना। और जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है ये बनाया किससे जाता है, ये भी क्लोरीन की मदद से बनाया जाता है, क्योंकि इस फार्मूले में क्या है, क्लोरीन है। तो मतलब जो भी कंपाउंड है क्लोरीन से मिलकर बनता है। उसके अलावा इसमें दिया है, क्या दिया है, पेस्टिसाइड ना। अब पेस्टिसाइड क्या होता है समझिए, पेस्टिसाइड क्या होता है, देखो पेस्टिसाइड क्या होता है मैं यहीं भी बताते रहा हूँ। जो आपका पेस्टिसाइड होता है जनरली प्लांट्स में हम लोग डालते हैं ना। असल में क्या होता है देखोगे, जब प्लांट्स ख़राब होने लगते हैं ना, तो उसमें जनरली हम लोग पेस्टिसाइड मिलाया जाता है। पेस्टिसाइड इसलिए मिलाते हैं प्लांट में कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, जो प्लांट को हार्म करते हैं ना, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करने के लिए और बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लांट में पेस्टिसाइड मिलाते हैं ना। तो पेस्टिसाइड भी जो होता है वो कहीं ना कहीं किससे मिलकर बनाया जाता है, पेस्टिसाइड भी जो होता है वो क्लोरीन से मिलकर बना होता है ना। कोई पेस्टिसाइड के एग्जांपल देखिए, पेस्टिसाइड के अगर हम एग्जांपल लेंगे तो पेस्टिसाइड के एग्जांपल हो जाएगा क्या, इसको बोला जाता है BHC। क्या बोला जाता है, BHC यानी कि BHC का मतलब होता है बेंजीन, B मतलब बेंजीन, और H का मतलब क्या होता है, हेक्सा, और Cl का मतलब होता है क्लोराइड। तो जो BHC होता है वो मिलके बना होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड से। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, असल में क्या होता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये आपको बनाना है हेक्सागोन के हर एक पोजीशन पे क्या लगा देना, क्लोरीन। तो यही जो कंपाउंड है क्या है आपका BHC यानी कि बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है। इसको और बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है गामा हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, गामा हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, गामा हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन इसका नाम होता है ना। तो जो आपका ये आपका BHC है, BHC यानी कि बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, जिसको हम लोग गामा हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बोला जाता है, जिसका ये स्ट्रक्चर होता है, ये भी आपका पेस्टिसाइड की तरह इस्तेमाल होता है। यानी कि इसको हम लोग प्लांट में क्या करते हैं, इसको स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से जो भी प्लांट होते हैं वो ख़राब होने से बच जाते हैं, ताकि ये क्या करता है, उसे बैक्टीरिया को किल कर देता है। ये भी जो आपका बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसमें देखिए Cl लगा है ना, ये Cl कहाँ से आया है, आपका क्लोरीन से ही बनाया गया है। क्लोरीन की मदद से हम लोग बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनाते हैं। अब इसका अगर आपको जानना होगा कि कैसे बनाते हैं, तो देखिए होता क्या, समझो। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका है बेंजीन ना। जब हम लोग बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। जब बेंजीन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है क्या, BHC। होता क्या है, जो क्लोरीन होता है इसके क्लोरीन के 6 एटम जाके जुड़ जाते हैं हर एक पोजीशन पे, तो ये बन जाता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड ना। यही सब बातें थी जो मैंने बता दिया आपके बारे में, देख लीजिए इसको अच्छे से ना। अब देखो इस पूरे के पूरे, ये तो बहुत ही ब्रीफ में था ना, आपको एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको एग्जाम में सीधा पूछेगा कि क्लोरीन का यूज़ क्या होगा, तो क्लोरीन का यूज़ बस आपको जो ब्लैक कलर से मैंने लिखा है ना, आपको उतना ही लिख के आना, बोलना कि क्लोरीन का यूज़ होता है वो वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल को क्लीन करने में, और उसको डिसइंफेक्टेंट यानी कि बैक्टीरिया को किल करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और दूसरा यूज़ बोलोगे, क्या बोलोगे, तो क्लोरीन की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं, और पेस्टिसाइड बनाते हैं, ठीक है। और जो रही बात इसके बारे में जो डिटेल में चर्चा हुई है, तो आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पेस्टिसाइड ये होता क्या है ना। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस किया गया है, ठीक है। अब आइए देखते हैं जो आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ पे होता है। आपके किताब में क्लोरीन का जो बस यही इतना ही यूज़ दिया था, ठीक है। अब आइए देखते हैं हाइड्रोजन का हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। जो आपकी किताब में पहला यूज़ दिया है वो क्या, हाइड्रोजन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, एज अ फ्यूल इन रॉकेट। क्या होता है हाइड्रोजन जो होता है रॉकेट में एज अ फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। देखा होता क्या है, हम लोग जो नॉर्मली बाइक चलाते हैं ना, तो बाइक में जो हम जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, बाइक में जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो होता है पेट्रोल, ठीक है। अगर कार होगा तो कार में हम लोग डीजल भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो जो हम लोग बाइक और कार को चलाने के लिए डीजल और पेट्रोल का यूज़ करते हैं, ऐसे ही रॉकेट को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो हाइड्रोजन जो होता है बहुत ही अच्छा फ्यूल माना जाता है रॉकेट के केस में, क्योंकि जब आप हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन को बर्न करने पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, वाटर। तो वाटर जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है, कहीं से भी वो बैड इफेक्ट नहीं देता ना। तो जो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन को जब हम लोग बर्न करते हैं उसमें अच्छी खासी एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से रॉकेट क्या होता है, आसानी से ट्रेवल कर सकता है। और जो दूसरा यूज़ दिया है वो क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ मार्गरीन एंड अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। पहले समझिए कि मार्गरीन क्या होता है। मार्गरीन क्या होता है, जो आपका वेजिटेबल घी क्या होता है, वेजिटेबल घी
वेजिटेबल घी को हम लोग मार्गरीन बोलते हैं ना। तो एक तरीके से समझिए नॉर्मली क्या है, घी है, तो कौन सा घी, वेजिटेबल घी। अब होता क्या समझिए, जैसे आपके ने देखा होगा बटर ना, जब ब्रेड में हम लोग बटर लगा के चाय के साथ अच्छे से खाते हैं ना, तो ब्रेड में जब हम लोग बटर लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही बटर की तरह भी क्या होता है मार्गरीन, जिसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेबल घी। तो जो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन की हेल्प से हम लोग वेजिटेबल घी यानी कि मार्गरीन का फॉर्मेशन करते हैं ना। अब ये बनता कैसे होता है क्या समझो, हम लोग लेते हैं क्या, हम लोग लेते हैं वेजिटेबल ऑयल, क्या लेते हैं, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कोई हम लोग क्या लेते हैं, मेटल, निकल एज ए, ये आपका जो होता है निकल हम लोग मिलाते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन जो होता है वो वेजिटेबल ऑयल के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है, इनको रिएक्शन करने के लिए हमें निकल एज ए कैटलिस्ट की तरह हमें लेना पड़ता है। तो समझिए जब वेजिटेबल ऑयल में हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, वेजिटेबल घी, जो कि क्या होता है मार्गरीन ना। तो देख लिया हम लोगों ने, जो मार्गरीन होता है किसकी मदद से बनता है, हाइड्रोजन गैस को जब हम वेजिटेबल ऑयल में पास करते हैं तो वेजिटेबल घी यानी कि मार्गरीन का फॉर्मेशन होता है ना। और वेजिटेबल क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल जो होता है इसको हम लोग अगर और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। वेजिटेबल ऑयल क्या बोला, इसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी बोला जाता है, फैटी एसिड भी बोला जाता है। तो जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो बनाता है वेजिटेबल ऑयल, जो कि क्या होता है मार्गरीन ना। अगर इसको सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, इट इज़ लाइक बटर, क्या होता है, इट इज़ लाइक बटर। जिस तरीके से बटर होता है वैसे ही आपका मार्गरीन होता है, जो कि क्या होता है ब्रेड पर लगाने में इस्तेमाल होता है ना। तो वेजिटेबल ऑयल में आप क्या ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल में आप लोग क्या सोयाबीन ऑयल ले सकते हैं, या फिर सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं, या फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हैं ना। ये सब ऑयल में अगर हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो आपका वेजिटेबल घी यानी कि मार्गरीन बनकर तैयार हो जाता है ना। अगला है क्या है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र। अमोनिया के बारे में बात करेंगे तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो NH3 क्या होता है, कहीं ना कहीं फर्टिलाइज़र यानी कि खाद की तरह इस्तेमाल होता है। असल में क्या होता है समझिए कि जो आपका अमोनिया होता है ना, इसको हम लोग खाद यानी कि फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइज़र क्या होता है, फर्टिलाइज़र ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जिसका अगर हम लोग सॉइल में मिलाते हैं वो क्या करता है, वो प्लांट को न्यूट्रिएंट देता है ताकि प्लांट क्या करे, उसका हेल्दी ग्रोथ हो, उसके अच्छे से ग्रोथ हो ना। तो जो अमोनिया होता है ये जो फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल करते हैं प्लांट में, ये भी हाइड्रोजन की मदद से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है समझिए, असल में क्या होता है, जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को और नाइट्रोजन गैस इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराते हैं, इसके प्रेजेंस में, आयरन के प्रेजेंस में, तो जब आप लोग हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रिएक्शन कराते हैं, इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है, NH3 यानी कि अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो अमोनिया कहीं ना कहीं क्या होता है, फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल होता है ना। लेकिन अमोनिया को आप लोग डायरेक्ट फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अमोनिया की मदद से हम लोग बनाते हैं यूरिया। क्या बनाते हैं, यूरिया। अमोनिया की वजह से हम लोग बनाते हैं यूरिया। यूरिया भी जो होता है वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र माना जाता है। और यूरिया का अगर फार्मूला के लिए बात करेंगे तो फार्मूला होता है यूरिया का NH2CO को हम लोग यूरिया बोलते हैं। ये भी आपका फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल होता है ना। तो ये जो आपका यूरिया होता है इसको भी हम लोग अगर प्लांट में स्प्रेड आउट करें तो क्या होगा, उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट देता है, उसको हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो हाइड्रोजन का यूज़ हम लोगों ने पढ़ लिया कि हाइड्रोजन जनरली 3 चीज़ में आप किताब में दिया है, 3 चीज़ों में इस्तेमाल होता है। पहला इस्तेमाल कहाँ पे होता है, रॉकेट में एज ए फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। दूसरा कहाँ पे होता है, मार्गरीन यानी कि वेजिटेबल घी बनाने में इस्तेमाल होता है। और अमोनिया या फिर कह लो कि यूरिया जो कि एक फर्टिलाइज़र है वो बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ये थी आपके हाइड्रोजन के यूजेस के बारे में ना। अब आइए देखते हैं कि जो आपका कॉस्टिक सोडा होता है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ये करूँ इसे। अब आइए देखते हैं कि जो आपका कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH होता है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है ना। तो आपके किताब में लिखा है कि जो आपका कॉस्टिक सोडा है उसमें कहाँ पे इस्तेमाल होता है, डीग्रीजिंग ऑफ मेटल। क्या लिखा है, डीग्रीजिंग ऑफ मेटल। इसका मतलब क्या होता है समझो, डीग्रीजिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ग्रीस फ्रॉम मेटल। कि कोई मेटल है, मान लो मेटल पे ग्रीस लगा हुआ है, उस ग्रीस को अगर हमें हटाना होगा, रिमूव करना होगा तो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं ना। जनरली क्या होता है, देखते होंगे जो बाइक या साइकिल का पार्ट होता है ना, वो जो जहाँ से रोटेट करता है वहाँ पे ग्रीस लगाया जाता है ताकि साइकिल और बाइक आसानी से रोटेट करे। लेकिन जब साइकिल और बाइक का रिपेयरिंग करना होता है तो क्या करना होता है, उसको हम अच्छे से क्लीन करते हैं ना। तो उस पार्ट को क्लीन करने के लिए हम लोग उस मेटल के पार्ट पे ग्रीस हटाने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कॉस्टिक सोडा कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसके अलावा जो आपका NaOH होता है वो सोप बनाने में इस्तेमाल होता है, डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, पेपर बनाने में इस्तेमाल होता है और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इन सब जगह पे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यूज़ होता है ना। जो आपका सोप और डिटर्जेंट है, या हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि सोप और डिटर्जेंट NaOH की मदद से कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपके लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जी सोप कैसे बनता है NaOH की मदद से। असल में हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं CH3COO
C2H5, ठीक है। ये क्या होता है, इसको बोला जाता है ईस्टर। क्या बोला जाता है, ईस्टर। तो हम लोग ईस्टर लेते हैं। ईस्टर का रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब हम लोग ईस्टर का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो क्या होगा, ये जो कंपाउंड है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करके क्या बनाएगा, रिएक्शन करके बनाता है C2H5OH, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल। क्या बोलते हैं, अल्कोहल। और साथ ही साथ बनाता है क्या, साथ ही साथ बनाता है CH3COONA ना। यही हमारा जो CH3COONA ये क्या होता है, सोप का फार्मूला होता है, ठीक है। बस सोप के फार्मूले में बस ये फ़र्क है, यहाँ पे आप कार्बन की चेन देख रहे हो, ये 2 कार्बन की चेन है, वहाँ पर 17 कार्बन की चेन होती है। वही आपका जो होता है सोप का फॉर्मेशन होता है ना। तो जो सोप है उसको बोला जाता है, सोप को कई नाम से बोलते हैं। इसको सोप का जो अगर नेम रखना चाहेंगे कंपाउंड का, इसको बोला जाता है क्या, बोला जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो जो आपका सोप होता है, सोप का अगर जो नाम होता है क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, या फिर सोडियम की जगह ना लिख के पोटेशियम भी लिखा होता है। सोडियम ना लिख के क्या लिखा होता है, पोटेशियम। तो चाहे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड हो या सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड हो, दोनों ही आपका सोप का फार्मूला होता है ना। तो इस तरीके से सोप का फॉर्मेशन होता है। तो आपने देखा है कि हम लोगों ने ईस्टर का रिएक्शन किसके साथ कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहीं ना कहीं सोप के साथ क्या होता है, रिएक्शन करता है ना। अगर सोप का असली फार्मूला आपको देखना होगा कि सोप का फार्मूला क्या होता है, तो सोप का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सोप का फार्मूला होता है C17H35COONA। ये जो आपका ये रियल फार्मूला होता है सोप का, पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 में। तो हमने देखा था यहाँ पे जो सोप है उसमें सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट होता है और उसमें कितने कार्बन की चेन होती है, 2। लेकिन ये तो जनरल फार्मूला है। तो उसका जो रियल फार्मूला होता है इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होता है, जिसमें कि 17 कार्बन की चेन होती है, जो कि सोप के फार्मूला का डिपिक्ट करता है। तो डिटर्जेंट का भी कुछ इसी तरीके से फार्मूला होता है, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या दिया है, इसके अलावा दिया है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो पेपर बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। असल में क्या होता है कि हम लोग जो पेपर होता है वो कहाँ से बनाते हैं, जितने भी पेपर होते हैं वो वुड यानी कि लकड़ी की मदद से बनता है। तो क्या होता है, लकड़ी की मदद से जब हम लोग पेपर बनाते हैं तो उस को साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें लिखा है कि आर्टिफिशियल फ़ाइबर। आर्टिफिशियल फ़ाइबर का मतलब आपने देखा होगा रेयॉन ना, जो आपका रेयॉन होता है एक तरीके का धागा होता है। तो जो रेयॉन जो धागा होता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फ़ाइबर, यानी कि ऐसा कोई धागा जो हम लोग लैब में खुद से बनाए। तो रेयॉन जो होता है वो एक तरीके का आर्टिफिशियल फ़ाइबर होता है। वो भी क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से बनाया जाता है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो जो आपका यही होता है, क्या होता है, आर्टिफिशियल फ़ाइबर, यानी कि जो फाइबर जो धागा हम लोग बनाते हैं, यानी कि एग्जांपल में रेयॉन है, वो भी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से बनता है, यानी कि उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेसिकली आपकी किताब में बस यही यूज़ दिया है कि मेटल के ग्रीस को हटाने में इस्तेमाल होता है, और कहाँ होता है, सोप बनाने में इस्तेमाल होता है, जो कि मैंने आपको रिएक्शन करके अच्छे से समझा दिया। इसके अलावा डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, मतलब पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से चैप्टर नंबर 4 में। इसके अलावा पेपर बनाने में इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल फ़ाइबर यानी कि रेयॉन बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग कास्टिक सोडा का प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो कास्टिक सोडा का जो रिएक्शन था वो रिएक्शन होता कैसे है। तो देखिए, आपके एनसीईआरटी में यह डायग्राम दिया गया, ठीक है। इसी डायग्राम को हम लोग अच्छे से समझते हैं, इसी डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं, इसी में हम लोग को आंसर मिलेगा कि कास्टिक सोडा बनता कैसे, ठीक है। आइए इसके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो आपका ब्रायन सॉल्यूशन का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसमें कैसे प्रोडक्ट बनता है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में समझते हैं। देखो, आपके एनसीईआरटी में कुछ इसी तरीके से डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें उसको मैं आपको बारी बारी से बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं एक तरीके का कंटेनर है ना, ठीक है। ये ग्लास का कंटेनर है। इस ग्लास के कंटेनर में हम लोग ने क्या रखा है, ग्लास के कंटेनर में ये 2 रॉड लगाए हैं। ग्लास के कंटेनर में हमने 2 रॉड लगा है। इन दोनों रॉड का क्या नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ये पहला इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड जो होता है जनरली या तो प्लेटिनम का हम लोग यूज़ करते हैं या तो कार्बन का इलेक्ट्रोड ना। तो इलेक्ट्रोड बेसिकली समझो एक तरीके का रॉड होता है ना। उसी रॉड को जो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो और आगे सेटअप क्या है, हमने क्या किया, एक रॉड को, एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के प्लस से जाकर जोड़ दिया है और दूसरे वाले रॉड को बैटरी के माइनस से हमें जाकर ऐड कर दिया। अब होता क्या है समझो, जो इलेक्ट्रॉड बैटरी के माइनस से कनेक्ट है उसे हम लोग बोलते हैं कैथोड। जो रॉड बैटरी के प्लस से कनेक्ट है उसे क्या बोलेंगे, एनोड। इस हिसाब से होता है आपका सेटअप ना। तो
यही चीज़ आपके एनसीईआरटी में दिया है, उसको आप अच्छे से देखिएगा। अब इसके अंदर रिएक्शन क्या होता है समझो। तो हम लोगों ने रिएक्टेंट में क्या लिया था, हम लोगों ने लिया था NaCl और वाटर ना। NaCl और वाटर में जो हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी हमें यहाँ कहाँ से मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ हम लोग बैटरी से, बैटरी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन को कंडक्ट करा रहे हैं। अब देखो सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में Na है और Cl है, क्या है NaCl। NaCl को अगर आप लोग चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखोगे, NaCl को चार्ज के फॉर्म में लिखोगे तो लिखोगे Na+Cl-, ठीक है। अगर वाटर है, वाटर को अगर हम लोग चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, वाटर को चार्ज के फॉर्म में लिखोगे तो बनेगा H+ और OH-। तो होता क्या है समझो, इस सॉल्यूशन में हमारे पास 4 तरह के आयन्स हैं। कौन कौन से आयन हैं, Na+Cl- जो कि NaCl से बना है, H+ और OH- जो कि वाटर से मिलकर बना है। तो जब हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ तक फिल करेंगे, फिल करने के बाद हम जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो इसके अंदर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अब रिएक्शन क्या होता है समझिए, देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ बैटरी को ऑन करेंगे तो ये जो कौन सा रॉड है, ये जो कैथोड वाला रॉड है, कौन सा रॉड है, कैथोड का जो रॉड है उस पर क्या है, माइनस चार्ज। अब बताइए माइनस के पास कौन आता है, माइनस के पास कौन आता है, हमेशा प्लस वाला ना। तो होता क्या है, जैसे हम लोग बैटरी को ऑन करेंगे तो जो माइनस वाला चार्ज है यानी कि जो कैथोड का इलेक्ट्रोड है इस पर कौन आएगा, प्लस वाला जाना शिफ्ट होगा। तो क्या होगा, जब कैथोड वाला रॉड है इस पर सोडियम जाके यहाँ पर जाता है और H+ जाता है, ये दोनों जाता है रिएक्शन करने के लिए ना। तो कैथोड पर जाता है Na+ और H+ रिएक्शन करने के लिए। अब होता क्या है, Na+ और H+ दोनों के बीच में रेस लगता है, जो पहले जीत जाता है उसी का प्रोडक्ट बनता है ना। तो जो Na+ और H+ का जब रेस लगता है तो हाइड्रोजन क्या होता है, जीत जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन यहाँ पर जीत जाता है यानी हाइड्रोजन क्या होता है, वो आपका प्रोडक्ट बनाता है। यानी कैथोड पर जो H+ होता है, कैथोड पर जो H+ होता है, ये जो H+ जैसे ही कैथोड पर जाता है वो क्या होता है, वो आपका कैथोड पर जाके H2 गैस बना लेता है। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 से क्या कर दो, बैलेंस कर दो। तो कैथोड पर जो होता है H+ पहले पहुँचता है तो H+ जाके वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बना लेता है। ऐसे ही एनोड के बारे में बात करेंगे। तो अब देखो H+ और Na+ में H+ जो है वो प्रोडक्ट बना लिया, तो Na+ क्या है, ये सॉल्यूशन में ही रह जाता है, ये प्रोडक्ट नहीं बनाता है, वो सॉल्यूशन में ही रह जाता है। अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा एनोड पर देखो, एनोड का जो इलेक्ट्रोड है इस पर क्या है, प्लस चार्ज, प्लस वाले के पास कौन जाएगा, माइनस वाला जाएगा। यानी कि अब क्या लगेगा, Cl- और OH- इन दोनों में रेस लगता है, इन दोनों में रेस लगता है तो क्या होता है, क्लोरीन जो होता है वो पहले पहुँचता है, जो पहले पहुँचता है वही आपका प्रोडक्ट बनाता है ना। तो क्लोरीन वाला माइनस है, माइनस वाला जाएगा प्लस वाले के पास। क्लोरीन जो माइनस होता है ये जैसे ही आपके एनोड पर पहुँचता है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो 2 से क्या कर दो, बैलेंस कर दो ना। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। कैथोड पर कौन जाके डिपोजिट होता है, आपका H+ यानी कि हाइड्रोजन गैस डिपोजिट हो जाता है, और जो एनोड होता है वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, क्लोरीन जो होता है वो एनोड पर इकट्ठा हो जाता है। अब होता क्या समझो, Cl- OH- में Cl- तो प्रोडक्ट बना लिया, अब क्या बच गया, OH-। तो सॉल्यूशन में Na+ और OH-, तो सॉल्यूशन में क्या रह जाता है, सॉल्यूशन में आपका Na+ और OH- मिलकर क्या बना लेते हैं, NaOH बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो हम कर सकते हैं, हाइड्रोजन जो होता है वो कैथोड पर जाके इकट्ठा होता है, क्लोरीन जो होता है वो एनोड पर इकट्ठा होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो रिएक्शन नहीं कर पाता, वो सॉल्यूशन में ही रह जाता है, NaOH आपका है ना। तो आगे से इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहेंगे। होता क्या है, क्लोरीन जो होता है आपका अपना एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Cl2 बनाता है। इसी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हाइड्रोजन ले लेता है। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो जाके H बनाएगा, तो एक और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को लेके H2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है ना। और इसके बारे में अगर आप फैक्ट जानेंगे तो क्या होगा, फैक्ट जानने वाली बात यह है, जो कैथोड होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन। क्या होता है, कैथोड पर आपका जनरली क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पर H+ का हुआ है रिडक्शन और Cl- का हुआ है ऑक्सीडेशन। तो यही बात थी हमारा कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन के बारे में कि वो प्रोडक्ट कैसे बनाता है। ठीक है, अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आया हो आप रिएक्शन याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या बनेगा, ओवरऑल रिएक्शन में क्या बना है, NaOH बना है, और क्या बना है, Cl2 बना है, और क्या बना है, H2 बना है। तो याद रखिएगा। तो देखो आप एग्ज़ाम में गलती होने का चांस कहाँ पे है, एग्ज़ाम में गलती होने का चांस है कि आपका जो क्लोरीन और जो हाइड्रोजन है ना, ये कौन कहाँ पे इकट्ठा होता है ना। तो याद रखिए, क्लोरीन शुरू होता है C से, लेकिन उसको उल्टा याद करना है, क्लोरीन C से शुरू होता है, इसलिए ये एनोड पर जाके इकट्ठा होता है। क्योंकि कैथोड लिख दोगे, क्लोरीन और कैथोड तो सेम हो जा रहा है, उसी को उल्टा याद रखना है। क्लोरीन C से स्टार्ट होता है तो एनोड पे इस्तेमाल होता है, इसका जो C होता है इसको मिल जाता है, C मतलब कैथोड, तो हाइड्रोजन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कैथोड पर इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से लॉजिकली याद करोगे तो जो होगा वो आपको ज़्यादा देर तक याद होगा। ठीक है, तो अब पूरा का पूरा हो गया था कॉस्टिक सोडा के प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।